और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था। और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो अब पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस गाजी था आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएनएस विक्रांत को गिराना होगा। पाकिस्तान को यह तो पता था कि आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास भेजा गया और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट करी तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से। और उसी बीच में इसको आईएनएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए। और फिर सेम वीक में ये जो आईएनएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएनएस विक्रांत है कहां पे उसकी डिटेल्स भी आ गई थी। और फिर सारी प्रिपरेशन के बाद डेट आती है 14 नवंबर 1971। इस दिन पीएनएस गाजी को मिशन के लिए निकलना था। और पीएनएस गाजी में सीओ कैप्टन जफर मोहम्मद खान के साथ 93 मेंबर थे, जिसमें से 11 ऑफिसर्स थे। ये अपना निकलने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितने भी ये लोग थे इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली क्या करना है। मिशन की जितनी भी डिटेल्स थी उसके लिए नेवल हेडक्वार्टर ने इनको सील्ड ऑर्डर हैंड ओवर कर दिए थे और एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे जिस जगह पे जाके इन सील्ड ऑर्डर्स को खोलना था। और इसके साथ ये भी कहा था कि किसी वजह से इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने में डिले हो जाए या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो इस सील्ड ऑर्डर को उस केस में खोल लेना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। और उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वगैरह बजता है और यहां से पीएनएस गाजी निकलता है। और निकलते ही राइट टर्न लेता है और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाने के लिए इंडिया का जो बॉर्डर था उससे 400 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन करता है और 20 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है ताकि इंडियन सर्वेलांस इसको डिटेक्ट ना कर पाए। पीएनएस गाजी में जितने लोग बैठे थे इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्जैक्ट रूट था। और 2 दिन बाद 16 नवंबर 1971 को ये यहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पीएनएस गाजी जो था वो 16 नवंबर 1971 को ये जो ओखला पोर्ट है इसको क्रॉस कर चुका था और यहीं से अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेज के पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म भी किया था इसने। और फिर इसके बाद कोलंबो की तरफ जाना स्टार्ट करता है। नेवल एयरफील्ड जो थी गोवा की वहां पे पहुंचा, फिर कर्नाटका पहुंचा, फिर मैंगलोर पोर्ट की तरफ पहुंचा। इन सब को क्रॉस करता हुआ 18 नवंबर 1971 की रात को कोचीन पोर्ट जो कि केरला में था यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुंचता है। और नेक्स्ट डे 19 नवंबर 1971 को ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका के ट्रिनकोमल्ले पोर्ट पर पहुंचता है और यहाँ पे अपनी रिफ्यूलिंग और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करा था। टोटल 2200 नॉटिकल माइल की जर्नी जो थी वो अभी तक कर चुका था। अब यहाँ से कमांडर जफर को जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर मिले थे उनको खोलना था। उनमें से एक लेटर पे लिखा था ओपन एट हाई सीज। तो ये जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर थे इनको कैप्टन जफर खोलता है और इसमें 2 टास्क कंप्लीट करने को लिखे थे। एक लिखा था गो टू मद्रास एंड सिंक आईएनएस विक्रांत और दूसरा टास्क ये था कि इन केस आईएनएस विक्रांत को सिंक ना किया जा सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास पहुंच के माइंस बिछानी है। तो ये जो दूसरा टास्क लिखा हुआ था, ये जो इंडिया ऑपरेशन एक्स के थ्रू पाकिस्तान के शिप्स उड़ा रहा था, उसका बदला लेने के लिए दूसरा टास्क सेट किया गया था। इसीलिए उन सीक्रेट ऑर्डर्स में लिखा गया था कि किसी वजह से अगर पहला टास्क पूरा ना हो पाए तो हर हाल में विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस जरूर लगानी है। तो यहां से पीएनएस गाजी की जो टीम थी और कमांडर जफर था
उसको एग्जैक्ट आइडिया लगा था कि इनको यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को गिराने के लिए भेजा गया है। तो कमांडर जफर अपने टास्क को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके आईएनएस विक्रांत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो अब इसके बाद 28 नवंबर 1971 को गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। कैप्टन जफर के पास जितनी भी डिटेल्स थी उसके हिसाब से वो 20 नंबर इन माइंस पे सेट करके माइंस लगाना स्टार्ट करता है। दूसरी टीम कॉन्टिन्यूअसली पेरिस्कोप से आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी। तो 28 नवंबर 1971 को कैप्टन जफर यहीं आउटर हार्बर के पास माइंस लगाना स्टार्ट करता है और हर माइन के बीच में 150 मीटर का गैप रखता है और 30 मीटर की डेप्थ मेंटेन करता है, और एक माइन को लगाने में कम से कम 30 से 50 मिनट का टाइम लगता है। तो करीब 40 से 50 मिनट के अंदर ये अपनी पहली माइन लगा लेता है और फिर इसके बाद दूसरी माइन लगाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही दूसरी माइन लगा रहा होता है, जो दूसरी टीम थी जो पेरिस्कोप लेके नजर रख रही थी, आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी, उनको दूर से एक शिप आता हुआ दिखता है। एक्चुअल में आईएनएस विक्रांत नहीं था, आईएनएस मगर था, जो अपने नॉर्मल रिपेयर वर्क के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ आ रहा था। अब जब पेरिस्कोप में इनको ये शिप दूर से आता हुआ दिखता है तो इनको लगता है कि जब तक वो पास में आएगा तब तक ये दूसरी माइन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है। जब तक ये दूसरी माइन लगाते उससे पहले ही शिप इनके पास में आ गया, और जैसे ही पास में आया तो इमरजेंसी में पीएनएस गाजी को लेफ्ट साइड में डाइव लगवाई, वरना टक्कर हो जाती। और जैसे ही 2400 टन से ज्यादा वेट के गाजी ने सडन डाइव मारी तो एकदम वो डिसबैलेंस हो गया और सीधे नीचे जाके सी के फ्लोर से जाके लगा, और लगने के बाद वहीं से फंस जाता है। बहुत ट्राई करता है निकलने की, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता और गाजी के एक साइड के कुछ मेटल के पार्ट टूट के पानी में चले जाते हैं। और क्योंकि इसका झटका इतना तेज था तो गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी जहां से अंडर वाटर मिसाइल फायर होती है, उन सब की पोजीशन हिल जाती है। तो पीएनएस गाजी फंसा तो पड़ा ही था, साथ में ये भी डर खड़ा हो गया था कि मिसाइल जो है वो कभी फायर हो सकती थी। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये यहाँ पे पीएनएस गाजी फंस चुका था। 2 दिसंबर 1971 को तुरंत आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत का डेकॉय बनके विशाखापट्टनम पोर्ट से मद्रास वाले रूट पे जाना स्टार्ट कर देता है, जहां उनको लगता है कि पीएनएस गाजी मिल सकता है। पूरे रास्ते आईएनएस राजपूत जो था उसके सिग्नल्स का वॉल्यूम बहुत हाई रखा गया ताकि आसानी से पीएनएस गाजी पिक कर ले उसको। जो अब एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ पीएनएस गाजी नीचे फंसा हुआ है, और तीसरी तरफ आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम वाले रूट से जिस तरफ गाजी फंसा हुआ था उस तरफ से वापस आने लगता है ताकि ईस्टर्न फ्लीट जो थी उसको जाके ज्वाइन कर सके। अब रात में 11:40 पे आईएनएस राजपूत जब वापस आ रहा था और विशाखापट्टनम पोर्ट के पास पहुंचता है जहां पे गाजी फंसा हुआ था, तो आईएनएस राजपूत के सोनार रूम के अंदर जो टीम थी उन्होंने राइट साइड में सोनार वाइब्रेशन डिटेक्ट करी, मतलब कि साउंड वेव्स और प्रेशर डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की। ये वाइब्रेशन एक्चुअल में गाजी की थी, जो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था उसकी थी। अब क्योंकि वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो आईएनएस राजपूत की टीम ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जिस लोकेशन से वाइब्रेशन आ रही थी उसके पास पहुंच के कैप्टन इंद्र सिंह ने 2 डेप्थ चार्ज फायर करवाए। बहुत ही हैवी होते हैं। जब ये 2 डेप्थ चार्ज फायर हुए तो बहुत जोर से धमाका हुआ और आसपास जो लोग थे उनके घरों में हल्का अर्थक्वेक भी आ गया।